दोस्तों, क्या आप एक ऐसी सड़क के बारे में सुनना चाहेंगे जो अब इंसानों की नहीं बल्कि भूतों और आत्माओं का घर बन चुकी है। एक सड़क जहां अजीबोगरीब घटनाएं आम हो गई हैं, ड्राइवरों के गायब होने की कहानियां, रहस्यमयी सफ़ेद साड़ी वाली औरत की मौजूदगी और एक भयानक हंसी जो आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। ये कहानी है एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने इन कहानियों को महज अफवाह समझा और उस सड़क पर कदम रखा, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं लौटा। ये कहानी है सरकार द्वारा बनाई गई विशेष टीम की, जिसने इस शापित सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन खुद उसी दुनिया का हिस्सा बन गई। तो अगर आप में हिम्मत है तो सुनिए इस खौफनाक कहानी को, जो आपको उस रहस्यमयी सड़क के अंधेरे, सन्नाटे और डरावने रहस्यों से रूबरू कराएगी। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। तैयार हैं उस शापित सड़क की सच्चाई जानने के लिए? तो चलिए अब ये कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। यह घटना दिल्ली और मुंबई के बीच के सुनसान राजमार्ग की है, जहां ज्यादातर रातों में सिर्फ कुछ ट्रक और गाड़ियों के पहिए घूमते रहते हैं। रात के करीब 2 बजे थे। अनुभवी ट्रक ड्राइवर रजनीश अपनी गाड़ी लेकर इस वीरान सड़क पर चला जा रहा था। आसमान में घना अंधेरा छाया था, केवल चांद की हल्की रोशनी सड़क को चूम रही थी। रजनीश ने कई सालों से इस सड़क पर सफर किया था, लेकिन उस रात का माहौल कुछ अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास मंडरा रही हो। रजनीश ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, क्योंकि उसे अगले शहर में माल पहुंचाना था। कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे उसे किसी मदद की जरूरत हो। रजनीश ने सोचा, इतनी रात को कोई औरत यहां कैसे हो सकती है? लेकिन उसकी इंसानियत ने उसे गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया। उसने खिड़की खोलकर औरत से पूछा, क्या हुआ बहन, कहां जाना है? औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी काली थीं कि रजनीश की रूह कांप उठी। बिना कुछ कहे वह औरत चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रजनीश ने उसे देखना चाहा, पर जैसे ही उसने दर्पण में देखा, वह औरत वहां से गायब थी। रजनीश का दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीने से तरबतर उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैर जैसे जम गए थे। तभी गाड़ी के अंदर एक भयानक हंसी गूंज उठी। रजनीश की धड़कनें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक वह औरत फिर से सामने की सीट पर दिखाई दी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। खून से सनी साड़ी और झूलते बालों ने रजनीश को इतना डराया कि उसकी चीख निकल गई, लेकिन कोई आवाज उसके मुंह से बाहर नहीं आ पाई। औरत धीरे से बोली, इस सड़क पर कई साल पहले एक गाड़ी ने मुझे कुचल दिया था। अब मैं हर रात किसी न किसी ड्राइवर का इंतजार करती हूं, ताकि उसे भी वही अनुभव करा सकूं जो मैंने झेला था। रजनीश के शरीर में जैसे कोई जान ही नहीं थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी ने अचानक एक जोरदार झटका मारा और वह सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें ट्रक बुरी तरह से टूटे फूटे हाल में मिला। रजनीश का शरीर वहीं बेजान पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं, मानो उसने अपनी आखिरी सांस में कुछ बेहद डरावना देखा हो। उसके बाद से उस सड़क पर कोई भी ड्राइवर अकेले रात में सफर करने से डरने लगा, क्योंकि रजनीश के बाद कई और ड्राइवर भी उस रहस्यमयी औरत से सामना कर चुके थे। कहते हैं कि अगर आप उस सड़क पर देर रात सफर कर रहे हैं और कोई सफेद साड़ी वाली औरत आपको नजर आए, तो गाड़ी रोकने की गलती कभी न करें, वरना वह आपको कभी वापस नहीं लौटने देगी। उस घटना के बाद से वह सड़क बदनाम हो गई। आसपास के गांव वालों के बीच यह बात तेजी से फैलने लगी कि उस राजमार्ग पर एक भूतनी का साया है। लोग कहते थे कि वह सफेद साड़ी वाली औरत सिर्फ उन ड्राइवरों के सामने आती है जो रात के समय अकेले सफर करते हैं और किसी को छोड़ने या मदद करने की कोशिश करते हैं। कई ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में कभी उसकी झलक देखी है तो कभी उसकी आवाज सुनी है, लेकिन जब भी कोई उसकी मदद करने के लिए रुकता, वह उन्हें मौत के मुंह में खींच लेती थी। रजनीश की मौत के बाद भी कई बार उसी जगह पर दुर्घटनाएं होने लगीं।
लोग बताते थे कि हर दुर्घटना के बाद वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ ने तो यहां तक दावा किया कि उन्होंने सड़क किनारे बैठे रजनीश जैसे दिखने वाले किसी आदमी को देखा है, जो अनजाने में उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा करता है। लेकिन जब लोग गाड़ी रोकते तो वह आदमी गायब हो जाता और अचानक सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हो जाती। एक बार एक नया ट्रक ड्राइवर विनोद, जिसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, उसी सड़क से गुजर रहा था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन विनोद ने हंसी में उड़ा दिया। मैं इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता, उसने कहा और अपने सफर पर निकल पड़ा। रात के करीब 1 बजे जब वह उसी बदनाम मोड़ के पास पहुंचा तो उसे अचानक गाड़ी की रफ्तार धीमी लगने लगी। इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मशीनरी पर भारी वजन डाल रहा हो। विनोद को समझ नहीं आया कि उसकी ट्रक अचानक क्यों धीमी हो रही है। उसने नीचे उतरकर ट्रक की जांच करने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक की हेडलाइट से आगे देखा, वह वहीं सन्न रह गया। सड़क के किनारे वहीं सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे के आगे झूल रहे थे और उसकी आंखें एकदम काली थीं। विनोद ने तुरंत गाड़ी में वापस बैठकर इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की आवाज जैसे बंद हो गई थी। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और विनोद को अब उन डरावनी कहानियों का मतलब समझ में आने लगा। उसने पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जाम हो चुका था। औरत अब गाड़ी के पास आ गई थी। उसकी साड़ी सड़क पर घिस रही थी और उसकी आंखों में वही खौफनाक नजारा था जो रजनीश ने देखा था। विनोद ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांपने लगीं। औरत ने धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे पर हाथ रखा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। विनोद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। औरत अंदर झुकी और उसके चेहरे के करीब आकर फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद उस राजमार्ग पर विनोद का ट्रक खाली मिला। विनोद का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका और सड़क पर बिखरे उसके जूतों की निशानी रह गई थी। कहते हैं, जो भी उस भूतनी से सामना करता है, उसका कोई अता पता नहीं रहता। वह सड़क अब भी वहां है, और अगर आप रात के समय उस पर सफर करें तो हो सकता है कि आप भी उस सफेद साड़ी वाली औरत को देख लें। बस ध्यान रखना, अगर उसने आपकी गाड़ी का दरवाजा खटखटाया तो आपको भी कोई वापस नहीं ला पाएगा। विनोद की रहस्यमय गुमशुदगी के बाद उस राजमार्ग पर डर का माहौल और गहरा हो गया। आसपास के गांवों में लोग इस सड़क पर रात के समय जाने से कतराने लगे। ड्राइवरों के बीच इस घटना के बाद से एक नई कहानी फैल गई थी। वह सड़क अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 भूतों का ठिकाना बन चुकी थी। सफेद साड़ी वाली औरत और विनोद की आत्मा, जो अब उस सड़क पर भटक रही थी। कुछ समय बाद एक बार फिर एक और ड्राइवर मनोज उसी बदनाम सड़क से गुजर रहा था। मनोज नए जमाने का था और इन पुरानी भूतिया कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना था और वह रात के अंधेरे में बेफिक्री से गाड़ी चलाए जा रहा था। उसने अपनी ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर रखी थीं और तेज संगीत उसकी गाड़ी में गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही मनोज उस मोड़ के पास पहुंचा जहां विनोद गायब हुआ था, ट्रक का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा और अचानक बंद हो गया। मनोज चौंका। उसने गाड़ी को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी आंखें सड़क के किनारे पर गईं। सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। मनोज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने आप को संभाला और गाड़ी से बाहर झांक कर देखा। औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में वही काली खामोशी थी जिसे देखकर विनोद और रजनीश ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन मनोज हार मानने वालों में से नहीं था। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और सोचा कि यह कोई इंसानी चाल हो सकती है। उसने जोर से औरत को पुकारा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मनोज का साहस अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। उसने गाड़ी के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक आवाज उसके कानों में पड़ी, भाग नहीं सकते, अब तुम भी यहीं रहोगे।
विनोद की आवाज सुनकर मनोज की आंखें फैल गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। औरत अब और करीब आ चुकी थी और उसके चेहरे से खून की धाराएं बह रही थीं। मनोज ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर घुसने की कोशिश की। तभी गाड़ी के शीशे में उसने एक और छवि देखी, विनोद की आत्मा जो ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों में वही भयानक डर और बदले की प्यास थी। विनोद ने फुसफुसाया, अब तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना होगा। मनोज की चीखें रात के अंधेरे में खो गईं। अगले दिन सुबह ट्रक फिर से उसी स्थान पर खाली मिला। मनोज का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ उसका मोबाइल और कुछ सामान सड़क पर बिखरा पड़ा था। गांव वाले समझ गए थे कि अब इस सड़क पर एक और आत्मा का साया हो गया है। कहते हैं कि अब उस सड़क पर सफर करने वाले ड्राइवर न केवल सफेद साड़ी वाली औरत से डरते हैं, बल्कि विनोद की भटकती आत्मा से भी। यह कहानी अब एक भयानक दहशत में बदल चुकी थी। जिस राजमार्ग पर यह सब हो रहा था, वह धीरे धीरे एक भूतिया सड़क के रूप में मशहूर हो गया। वहां रात के समय सिर्फ वही लोग जाने की हिम्मत करते थे जिन्हें मजबूरी में गुजरना होता था, लेकिन वे भी अक्सर एक अजीब सी बेचैनी और डर के साथ ही सफर करते थे। कुछ महीने बाद एक और नया ड्राइवर रंजेश, जिसे इन कहानियों की ज्यादा परवाह नहीं थी, उसी सड़क से गुजर रहा था। रंजेश एक निडर आदमी था और उसने सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं किया था। वह सोचता था कि यह सब केवल पुराने जमाने की घड़ी हुई कहानियां हैं जिनसे लोग डरते हैं। उसके साथ उसका साथी भी था, रौनक, जो इन किस्सों से कुछ ज्यादा ही डरता था। रात का वक्त था और घड़ी में 1:30 बज रहे थे। रंजेश ने रौनक से हंसते हुए कहा, देखो, हम उस बदनाम मोड़ के पास पहुंच रहे हैं, चलो देखते हैं कितनी सच्चाई है इन कहानियों में। रौनक ने डरते हुए कहा, भाई ऐसी बातें मत करो। मैंने सुना है कि जो लोग इस मोड़ पर हंसी मजाक करते हैं, उन्हें भूतनी अपना शिकार बना लेती है। रंजेश हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है, अगर कोई भूत है भी तो आज देख लेंगे। जैसे ही वह बदनाम मोड़ के करीब पहुंचे, ट्रक का इंजन अचानक झटके देने लगा और फिर बंद हो गया। रंजेश ने सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य तकनीकी समस्या है, लेकिन रौनक के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपते हुए बोला, भाई ये सही नहीं लग रहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। भूतिया सड़क और सफेद साड़ी वाली औरत, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। रंजेश ने इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक सामने से सफेद साड़ी में वही औरत दिखाई दी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। रंजेश की हंसी अब उसके चेहरे से गायब हो गई। रौनक ने उसे झिंझोड़ा। रंजेश ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो गया। औरत अब धीरे धीरे उनकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज जैसे ट्रक के अंदर गूंज रही थी। रंजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और रौनक की हालत तो और भी बुरी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी अचानक ट्रक के अंदर किसी के हंसने की आवाज आई, विनोद की भयानक हंसी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो विनोद की धुंधली छवि ट्रक की पिछली सीट पर दिखाई दी। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह धीरे से बोला, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी हमारे साथ रहोगे। रंजेश और रौनक दोनों की चीखें गाड़ी के अंदर गूंजने लगीं। सफेद साड़ी वाली औरत ट्रक के पास आ चुकी थी। उसने ट्रक के दरवाजे पर हाथ रखा और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अब कोई भागने का रास्ता नहीं था। औरत ने अंदर झांका और बोली, तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है। अगले दिन पुलिस को वही ट्रक उसी मोड़ पर लावारिस हालत में मिला। रंजेश और रौनक दोनों गायब थे, जैसे उनकी वहां कभी मौजूदगी ही नहीं थी। ट्रक के अंदर सिर्फ एक भयानक ठंडक और अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे वहां किसी अदृश्य ताकत ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया हो। अब वह सड़क न केवल सफेद साड़ी वाली औरत की भूतिया कहानियों के लिए मशहूर थी, बल्कि उन बेबस आत्माओं की कब्रगाह बन चुकी थी जो एक बार उस रास्ते पर फंस जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटी। कुछ साहसी और जिज्ञासु लोग भी थे जो इन भूतिया किस्सों की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने की हिम्मत करते थे। एक बार
एक फोटोग्राफर और खोजी पत्रकार मनीष ने फैसला किया कि वह इस सड़क पर रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएगा। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था और सोचता था कि यह सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां हैं जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। उसके पास एक कैमरा, एक टॉर्च और उसकी नोटबुक थी जिसमें वह सब कुछ रिकॉर्ड करने की योजना बना रहा था। रात के करीब 11 बजे मनीष अपनी गाड़ी लेकर उस बदनाम मोड़ के पास पहुंचा। उसने गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क किया और बाहर आकर कैमरा सेट करने लगा। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। बस कभी कभी हवा की सरसराहट सुनाई दे देती थी। मनीष ने अपने कैमरे को चालू किया और अपनी नोटबुक में लिखा, आज मैं यहाँ हूँ इस सड़क के भूतिया किस्सों की सच्चाई जानने के लिए। अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। जैसे जैसे रात गहराई, मनीष ने कई बार सड़क के उस हिस्से को देखा जहां लोगों का कहना था कि सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। वह मन ही मन हंस रहा था कि लोग कैसे ऐसी झूठी कहानियों पर विश्वास करते हैं। करीब 2 बजे जब मनीष थोड़ा थकने लगा, तभी उसने अपने कैमरे के लेंस में कुछ हलचल देखी। उसने कैमरे की स्क्रीन पर ध्यान दिया। सफेद साड़ी में एक धुंधली आकृति सड़क के किनारे दिखाई दे रही थी। मनीष का दिल धड़क उठा। उसने सोचा कि यह कोई भ्रम हो सकता है, लेकिन आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। औरत अब साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुका हुआ था और उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैरों में जान न हो। मनीष ने अपने कैमरे को झूम किया और देखा कि उसकी आंखों की जगह खाली काले गड्ढे थे। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। औरत ने मनीष की गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वह अब उसकी टॉर्च की रोशनी में आ चुकी थी। मनीष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी नोटबुक में घबराते हुए लिखा, यह वही है, सफेद साड़ी वाली औरत जो लोग कहते हैं। वह सब सच है। अगले दिन पुलिस को मनीष की गाड़ी उसी मोड़ पर खड़ी मिली, लेकिन मनीष गायब था। उसकी नोटबुक और कैमरा गाड़ी के अंदर पड़े थे। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग देखने की किसी ने हिम्मत नहीं की। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, वे सचमुच आते हैं और वापस ले जाते हैं। कहते हैं अब वह सड़क सिर्फ ड्राइवरों के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए खतरा बन चुकी है जो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। सफेद साड़ी वाली औरत और विनोद की आत्मा हर रात किसी नए शिकार की तलाश में भटकते हैं। जो एक बार उस मोड़ पर उनके सामने आ जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। अब यह तय आपको करना है। अगर आप कभी उस सड़क से गुजरें और रात के अंधेरे में किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखें, तो क्या आप गाड़ी रोकने की हिम्मत करेंगे? मनीष की गुमशुदगी के बाद उस सड़क के खौफनाक किस्से पूरे इलाके में आग की तरह फैल गए। लोग अब वहां से गुजरने का नाम तक नहीं लेते थे। यहां तक कि दिन के उजाले में भी उस सड़क पर जाने से डरते थे। लेकिन डर की यह दास्तान सिर्फ उन तक सीमित नहीं रही जो उस इलाके के आसपास रहते थे। मनीष एक प्रसिद्ध पत्रकार था और उसके गायब होने की खबर ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। अब यह मामला केवल एक स्थानीय कहानी नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में फैल गया। कुछ खोजी पत्रकारों और परा मनोवैज्ञानिकों की एक टीम ने यह ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। वे आधुनिक उपकरणों के साथ वहां पहुंचे, जिनमें इंफ्रारेड कैमरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर और ध्वनि रिकॉर्डिंग की मशीनें थीं। उनका मानना था कि अगर यह कोई अदृश्य ताकत है तो वे उसे रिकॉर्ड करने में कामयाब होंगे। रात के 12 बजे जब टीम ने अपनी जांच शुरू की, चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा ठंडी और भारी हो चली थी और आसपास के पेड़ भी जैसे बिना किसी हलचल के खड़े थे। टीम के प्रमुख डॉ. संजय ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे सड़क के दोनों ओर अपने उपकरण सेट करें। करीब 1 घंटे तक कोई असामान्य गतिविधि नहीं हुई। टीम के कुछ लोग यह सोचने लगे कि शायद यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन ठीक 1 बजे के आसपास एक सदस्य ने अपने इंफ्रारेड कैमरे में कुछ अजीब सा देखा। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी जो सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रही थी। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए। संजय ने अपने रिकॉर्डिंग उपकरण चालू किए और उस आकृति की तरफ बढ़े।
जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा, जिससे सभी का खून जम गया। औरत अब और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, वही सफेद साड़ी, बिखरे बाल और उसकी खाली काली आंखें। टीम के एक सदस्य ने उसे देखकर घबराहट में कहा, यह वही है, सफेद साड़ी वाली औरत। डॉक्टर संजय ने उससे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बस संजय पर जम गईं। तभी अचानक एक भयानक आवाज गूंज उठी, विनोद की हंसी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि टीम के कुछ सदस्य भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, सड़क पर चारों ओर से घना कोहरा छा गया। टीम का हर सदस्य अब अलग अलग दिशाओं में बिखर गया था। उनके उपकरण काम करना बंद कर चुके थे और उनमें से कई अपने साथी सदस्यों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ विनोद की हंसी और उस औरत की मौजूदगी थी। संजय ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन कोहरे में जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्हें सामने विनोद की धुंधली छवि दिखाई दी। विनोद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें खून से सनी थीं। विनोद ने संजय की तरफ इशारा किया और धीरे से फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। संजय ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गले में ही फंस गई। औरत अब उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी ठंडी बेजान आंखें संजय की आत्मा तक पहुंच रही थी। अचानक एक भयंकर झटका लगा और संजय जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन पुलिस ने उस सड़क पर जांच टीम का सारा सामान पड़ा पाया। इंफ्रारेड कैमरे, रिकॉर्डिंग उपकरण और टीम के कुछ सदस्यों के कपड़े भी बिखरे हुए थे, लेकिन संजय और उनकी टीम का कोई पता नहीं चला। कैमरों में जो आखिरी रिकॉर्डिंग मिली, उसमें सिर्फ सफेद साड़ी वाली औरत का धुंधला चेहरा और विनोद की भयानक हंसी कैद थी। अब वह सड़क न सिर्फ बदनाम थी, बल्कि खतरनाक भी बन चुकी थी। वहां जो भी सच्चाई जानने की कोशिश करता, वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता। लोग अब कहते हैं कि वह सड़क आत्माओं का ठिकाना बन चुकी है। जो भी वहां रात को गुजरता है, वह वापस नहीं आता। अगर आप भी कभी उस सड़क से गुजरें और अजीब सी ठंडी हवा या सफेद साड़ी में किसी औरत की झलक देखें, तो याद रखना, वह आपकी तरफ ही आ रही होगी और तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप भी उसकी खौफनाक दुनिया का हिस्सा ना बन जाएं। वह सड़क अब किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं, बल्कि भूत और आत्माओं का ठिकाना बन चुकी थी। इस किस्से के बाद वहां पर कोई खोजी पत्रकार या फोटोग्राफर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोग भी अब उस सड़क का नाम लेने से डरते थे। दिन में भी उस इलाके की ओर जाने से लोग कतराते थे। लेकिन समय बीतते बीतते कई सालों बाद एक और किस्सा सामने आया, जिसने पूरे इलाके में फिर से सनसनी मचा दी। रंजेश नाम का एक युवा ट्रक ड्राइवर, जिसने अपने जीवन में कभी किसी भूत प्रेत की कहानी पर यकीन नहीं किया था, उसे उसी भयानक सड़क से एक सामान की डिलीवरी करने का आदेश मिला। रंजेश को उसकी कंपनी ने रात को रवाना किया था और उसे अगली सुबह डिलीवरी स्थल पर पहुंचना था। उसने अपने कई साथी ड्राइवरों से उस सड़क के बारे में सुना था, लेकिन वह इन किस्सों को बकवास समझता था। रंजेश ने गाड़ी में सिगरेट जलाई, अपनी पसंदीदा गानों की लिस्ट चलाई और बेपरवाह होकर सड़क पर निकल पड़ा। रात के करीब 2 बजे वह उस खतरनाक मोड़ के पास पहुंचा, जिसे अब भूतिया मोड़ के नाम से जाना जाता था। जैसे ही उसने उस मोड़ की ओर गाड़ी मोड़ी, अचानक गाड़ी का इंजन लड़खड़ाने लगा। यह वही जगह थी जहां से कई ट्रक ड्राइवर गायब हो चुके थे। रंजेश को गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी है। उसने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी गाड़ी के सामने वही सफेद साड़ी में औरत तन दिखाई दी। रंजेश ने देखा कि औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल और चेहरे पर छाया हुआ डरावना सन्नाटा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह रंजेश का इंतजार कर रही हो। रंजेश का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम हो सकता है।
औरत धीरे धीरे रंजेश की गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज जैसे रंजेश के कानों में गूंजने लगी। रंजेश ने घबराहट में गाड़ी का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। औरत अब गाड़ी के पास आ चुकी थी। उसने रंजेश की आंखों में गहराई से देखा और एक भयानक सर्द हवा का झोंका गाड़ी के अंदर भर गया। रंजेश का शरीर कांपने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई और नहीं था। तभी अचानक पीछे से विनोद की आवाज आई, तुम यहां से वापस नहीं जा पाओगे। रंजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो विनोद की धुंधली छवि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें डरावनी और गहरी थीं, जैसे वह रंजेश की आत्मा को घूर रही हो। रंजेश ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। विनोद की हंसी गाड़ी के अंदर गूंज रही थी और सफेद साड़ी वाली औरत अब रंजेश के करीब आ चुकी थी। विनोद ने धीरे धीरे कहा, तुम अब हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। रंजेश की आंखों में अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस ने रंजेश की गाड़ी को उसी मोड़ पर लावारिस पाया। गाड़ी का दरवाजा खुला था, लेकिन रंजेश का कोई नामो निशान नहीं था। गाड़ी में सिर्फ उसकी सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा था और सीट पर विनोद की हंसी की गूंज अब भी महसूस की जा सकती थी। रंजेश भी उसी भूतिया सड़क का एक और हिस्सा बन चुका था, जहां न जाने कितने ड्राइवर और लोग पहले ही गायब हो चुके थे। अब हर गुजरते साल के साथ उस सड़क पर आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। आज भी अगर कोई उस सड़क से गुजरने की हिम्मत करता है तो सफेद साड़ी में खड़ी वह औरत अब भी दिखती है। विनोद की हंसी अब भी गाड़ियों के अंदर गूंजती है और हर उस शख्स का इंतजार करती है जो उनकी दुनिया में शामिल होने की हिम्मत करता है। रंजेश के गायब होने की घटना के बाद वह सड़क पूरी तरह से बदनाम हो गई। कोई भी इंसान उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कंपनियों ने उस मार्ग पर सामान की डिलीवरी बंद कर दी और स्थानीय प्रशासन ने उस सड़क को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया। लेकिन डर और जिज्ञासा के मारे कुछ लोगों की कहानियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कई वर्षों बाद एक बार फिर उस रहस्य को सुलझाने के लिए एक आखिरी प्रयास किया गया। सरकार ने एक विशेष दल बनाया जिसमें वैज्ञानिक, परामनोवैज्ञानिक और पुलिस अधिकारी शामिल थे। उनका इरादा था कि इस डरावनी सड़क के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, ताकि लोग फिर से उस इलाके से गुजर सकें। विशेष दल ने रात के समय उस मोड़ पर अपना कैंप लगाया। वे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आए थे जो किसी भी ऊर्जा या आत्मिक गतिविधि का पता लगाने में सक्षम थे। रात जैसे जैसे गहरी होती गई वे अपने काम में जुटे रहे, परंतु आधी रात के बाद अचानक ठंडी हवाओं के झोंके ने सबको चौंका दिया। चारों ओर धुंध फैलने लगी और सड़क के उस हिस्से पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। टीम के नेता अमलेश ने अपने साथियों को सतर्क किया। उन्होंने अपने कैमरों और डिटेक्टरों को चालू कर दिया। अचानक एक सदस्य ने रडार पर कुछ असामान्य हलचल देखी और ठीक उसी समय सफेद साड़ी में वही औरत दूर से आती हुई दिखाई दी। उसकी चाल पहले जैसी ही धीमी और भयानक थी। उसके पीछे धुंध में विनोद की आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। दल के कुछ सदस्य डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन अमलेश ने खुद को संभाला। उसने अपना इंफ्रारेड डिटेक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस चालू किया। तभी उसके उपकरणों पर तेज कंपन होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। औरत अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसकी आंखों की खाली गहराई ने अमलेश की आंखों में झांका। अमलेश ने सवाल किया, तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं खो रहा था। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कहा, यह हमारी दुनिया है, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। तभी पीछे से विनोद की हंसी गूंजने लगी। पूरे वातावरण में एक अजीब सी खौफनाक ऊर्जा फैल गई। टीम के सारे उपकरण बंद हो गए और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। दल के लोग अब समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। यह जगह वास्तव में एक आत्माओं का ठिकाना बन चुकी थी। वे जितनी देर वहां रुके, उतनी ही ज्यादा आत्माएं उनसे जुड़ने लगीं। हवा में किसी अनजान ताकत का दबाव महसूस हो रहा था और सभी का शरीर जैसे जमने लगा था।
अमलेश ने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे तुरंत वहां से निकलें, लेकिन जब उन्होंने अपनी गाड़ियों की ओर दौड़ लगाई तो देखा कि गाड़ियों के इंजन काम नहीं कर रहे थे। डर और हड़बड़ाहट में उन्होंने सड़क से भागने की कोशिश की, लेकिन उस धुंध और आत्माओं के घेरे से बाहर निकलना असंभव हो गया था। अंततः कुछ समय बाद उस विशेष दल के सदस्य भी लापता हो गए। उनकी गाड़ियां, उपकरण और सामान वहीं रह गए, लेकिन उन लोगों का कोई पता नहीं चला। अब उस सड़क को शापित सड़क के नाम से जाना जाता है और किसी को भी वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वह हमेशा के लिए आत्माओं की दुनिया में खो जाता है। सफेद साड़ी में वह औरत, विनोद और अनगिनत अन्य आत्माएं अब उस सड़क पर भटकती रहती हैं, किसी नए शिकार की तलाश में। यह कहानी एक चेतावनी है। अगर कभी आपको किसी सुनसान सड़क पर कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो सावधान रहें, वह आपको वहां से कभी वापस नहीं आने देगी। उस सड़क का अंत अब भी अधूरा है। आत्माएं वहां अपनी दुनिया बसाए बैठी हैं। जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। और अगर आप यह कहानी सुनकर भी उस सड़क पर जाने की हिम्मत करते हैं तो यह आखिरी मौका हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।